हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आप जैसा कि जानते हैं कि मैं अपने चैनल के सेगमेंट में हमेशा से आपके लिए एक मूवी की एक्सप्लेनेशन लेकर आता हूं। तो आज फिर से पेश खिदमत है आपके लिए नई मूवी की एक्सप्लेनेशन। आज मैं अपनी वीडियो का आगाज़ इस क्वेश्चन से करना चाहूँगा कि अगर आपको कभी एक स्केलेटन मिले और आपको पता चले कि उसकी शक्ल बिल्कुल आप ही की तरह, उसका बॉडी स्ट्रक्चर भी आप ही की तरह है, बल्कि उसका डीएनए भी आपसे मिलता है, तो आपका रिएक्शन क्या होगा। और यही स्टोरी है आज की हमारी इस मूवी की, जिसका नाम है ने ना, और ये 2023 में ही रिलीज हुई है। तो मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं कि एक जीप जंगल की तरफ बर्क रफ्तारी से जा रही है और वो जंगल के अंदर जाके रुक जाती है, जिसमें से एक इंसान उतरता है जिसके हाथ में फ्लैश लाइट है। और ये एक फॉरेनर है जो कि इंडिया विजिट करने आया है और जंगल में वो हाइकिंग के मकसद से आया हुआ है। लेकिन अचानक उसको एक स्पिरिचुअल फोर्स अपनी तरफ खींचती है और घसीटती भी लेके जाती है और बहुत बेदर्दी के साथ उसको मारते पीटते एक स्पॉट पे ला के छोड़ देती है, जो कि एक दलदल है। और वो दलदल में धंसता चला जाता है और अचानक से गायब हो जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है एक्सकैवेशन साइट पे, जहाँ पे दिया नाम की आर्कियोलॉजिस्ट, जो कि हमारी मूवी की मेन करैक्टर है, अपने काम में मगन होती है कि अचानक से उनके सीनियर ऑफिसर उनको बुलाते हैं और बुला के कहते हैं कि डीएसपी साहब किसी से केस के सिलसिले में आपसे मिलना चाहते हैं। जिस पे दिव्या जवाब देती है कि मैं उनसे मिल लूँगी। डीएसपी से मिलने के बाद उसे मालूम होता है कि डीएसपी साहब चाहते हैं कि वो एक फॉरेनर के मिसिंग केस में उनकी हेल्प आउट करें, जहाँ पे जंगल में उसकी मौत हो गई और जंगल में उसका ही ब्लड सैंपल मिला है। और बताते हैं कि उनको वहाँ पे किसी और के फुटप्रिंट्स नहीं मिले और हमें लगता है कि करीब दलदल में वो फॉरेनर गिर के मर गया, क्योंकि दलदल काफ़ी पुराना है और उसकी मिट्टी खुश्क हो चुकी है। तो वो चाहते हैं कि दिव्या वहाँ जाके उस सॉइल का फोरेंसिक करे और एक्सकेवेशन करने में उनकी हेल्प आउट करे। और दिव्या उनकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करती है और फॉरेस्ट ऑफिसर राजा बाबू से जाके मिलती है, जो कि उसको आगे क्राइम स्पॉट तक लेके जाने में हेल्प आउट करते हैं। क्राइम स्पॉट पर पहुंचने के बाद दिव्या वहां पे मिट्टी के सैंपल कलेक्ट करती है। राजा बाबू एक काफ़ी फनी करैक्टर है, जो कि पहली नज़र में ही दिव्या की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है। दिव्या यहाँ सैंपल कलेक्ट करने के बाद लोकल म्यूजियम में विजिट करने के लिए पहुँच जाती है, जहाँ पे विजिट करते दौरान उसकी नज़र एक अजीब सी कबर्ड के ऊपर पड़ती है, जिसके बारे में पूछने पे उसको मालूम होता है कि पुराने वक्तों में राजा महाराजा अपने दुश्मनों को सज़ा देने के लिए इसका इस्तेमाल करते थे। दिव्या इसको देख के काफ़ी अट्रैक्ट होती है और जाते हुए भी इसकी नज़र इसी पे होती है, जैसे इस कबर्ड के साथ इसका गहरा रिश्ता हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लेबर्स अपना काम जारी रखते हैं और खुदाई के दौरान उनको वहाँ पे एक कंकाल मिलता है, जिसकी रिपोर्ट वो दिव्या को करते हैं। और दिव्या फ़ौरन एक्सकेवेशन साइट पे पहुंचकर उस कंकाल को खुद अपने हाथों से बाहर निकालती है और पुलिस में रिपोर्ट करती है। फोरेंसिक टीम के पास जब ये कंकाल पहुंचता है तो वो उसकी इनिशियल इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं और उनको मालूम होता है ये कंकाल 2 या 3 दिन पुराना नहीं, तकरीबन 200 से 250 साल पुराना कंकाल है और ये कंकाल उस फॉरेनर का नहीं हो सकता। और वो ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये कंकाल आखिर है तो है किसका। सीनियर फोरेंसिक डॉक्टर इनिशियली रिपोर्ट देती है और बताते हैं कि ये कंकाल बेसिकली एक लड़की का है, जो कि 20 से 25 साल की उम्र की होगी। और साथ ये भी सजेस्ट करती है कि 3D मैपिंग के ज़रिए हम इस लड़की का इमेज जनरेट करा सकते हैं। रात के टाइम राजा बाबू अपने किसी काम के सिलसिले में डीएसपी के घर आए होते हैं और वो देखते हैं कि अचानक से एक लड़की डीएसपी के घर के अंदर जा रही है, जिसको देखने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और वो जाके डोर बेल बजाते हैं और डीएसपी से मजाक करना शुरू कर देते हैं कि आखिर वो लड़की है तो है कौन जिसको आपने रात के इस टाइम पे बुलाया है। अचानक से लाइट चली जाती है और हम देखते हैं कि दिव्या ही वो लड़की होती है जो कि डीएसपी के घर घुसी होती है। लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है कि दिव्या ने यह किस तरह के कपड़े पहने और वो डीएसपी से मिलने इस टाइम पे क्यों आई है। और दिव्या चेयर पे जाके बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि दिव्या अचानक से गायब हो जाती है, जिसके बाद उनको मालूम हो जाता है कि ये माजरा कुछ और है और वो डर के मारे घर से भागना शुरू कर देता है। और डीएसपी भी उसके साथ भागने की कोशिश ही कर रहा होता है कि अचानक से दिव्या दोबारा अपीयर होती है और उनको कहती है कि डीएसपी साहब को आप दलदल वाली साइड पे लेकर आएँ, जिस पे वो एग्री हो जाते हैं और वो दलदल वाली साइड पे पहुंच जाते हैं। दलदल वाली साइड पे पहुंचने के बाद हम देखते हैं कि दिव्या अचानक से डीएसपी पे हमला कर देती है
और उसको गिरबान से पकड़ते हुए खींचती हुई लेके जाती है और उसको बहुत ज़्यादा मारती है, जिसको देख के राजा बाबू काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और देखता है कि दिव्या ने डीएसपी का मर्डर ही कर दिया है। और मर्डर करने के बाद दिव्या काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और तालियां बजाना शुरू कर देती हैं और वो राजा बाबू को भी कहती है कि तालियां बजाओ, और राजा बाबू भी डर के तालियां बजाना शुरू कर देते हैं। जाने से पहले दिव्या राजा बाबू को कहती है कि ये चीज़ हमारे दरमियान में राज है, अगर तुमने किसी को भी इस बारे में बताया तो मैं तुम्हें भी इसी तरह मार दूंगी जैसे मैंने डीएसपी को मार दी। और ये कहने के बाद वो वहाँ से अचानक से गायब हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि दिव्या का सीनियर ऑफिसर उसको बुलाता है और बताता है कि जो इस लड़की का स्केलेटन हमें मिला है उसकी शक्ल हूबहू तुम्हारे से मिलती है, जिसको देखने के बाद दिव्या हंस पड़ती है और कहती है कैसे मुमकिन है कि 200 साल पहले मरी हुई लड़की की शक्ल मेरे जैसी हो। जिसको उसका प्रोफेसर कहता है कि ये मुमकिन हो सकता है, बहरहाल अभी आपने बाहर जाके किसी को नहीं बताना, अगर मीडिया तक ये बात पहुंच गई तो वो आपको तंग करना शुरू कर देंगे। तो दिव्या उसे प्रॉमिस करती है कि वो ये बात किसी को नहीं बताएगी। साथ ही उसको ये भी सजेस्ट करता है कि हम आपका भी 3D मैपिंग करेंगे और पूरा बॉडी स्ट्रक्चर को मैप करके देखेंगे कि कितने % आपके बॉडी स्ट्रक्चर इस लड़की के साथ मैच करता है, और दिव्या इसके लिए एग्री भी हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पुलिस वालों को डीएसपी की डेड बॉडी की रिपोर्ट मिल चुकी होती है और वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं, जिसकी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उनको मालूम होता है कि डीएसपी को तकरीबन 40 kg के भाले से कत्ल किया गया है, जो कि किसी भी इंसान के लिए उठाना नामुमकिन है। जबकि दूसरी तरफ फोरेंसिक टीम दिव्या की 3D प्रिंटिंग कर रही होती है ताकि ये जान सके कि मिलने वाला स्केलेटन कितने % दिव्या के बॉडी स्ट्रक्चर के साथ मैच करता है। और पुलिस वाले डीएसपी के एक मर्डर के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं और उनके घर वालों को भी बुला लेते हैं ताकि डीएसपी के मर्डर की इन्वेस्टिगेशन और की जा सके। जिसके बाद उनके घर वाले, जिनमें उनकी एक बहन और 2 भाई शामिल होते हैं, पहुँच जाते हैं और वो बड़े गुस्से में पुलिस वालों से अपने भाई के मर्डर के बारे में पूछती हैं और उनको कहते हैं कि आप जल्द अज जल्द मर्डरर को ढूंढ के हमारे हवाले करें। 3D प्रिंटिंग के बाद मैचिंग से मालूम होता है कि मिलने वाले स्केलेटन का स्ट्रक्चर 100% दिव्या के स्ट्रक्चर के साथ मैच करता है और साथ ही वो दिव्या का DNA टेस्ट भी कर लेते हैं। DNA टेस्ट भी दिव्या के साथ मैच कर जाता है, जिसको सुनने के बाद दिव्या काफ़ी परेशान रहना शुरू कर देती है और उसका भाई उससे इस बारे में मालूम करता है कि वो आखिर परेशान क्यों है। जिसके बाद दिव्या उसको पूरी बात बताती है, जो कि उसको भी सुनने में काफ़ी अजीब लग रही होती है। और इस बात की मज़ीद इन्वेस्टिगेशन करने के लिए दिव्या फॉरेस्ट ऑफिसर के ऑफिस में पहुंच जाती है, जिसको देखने के बाद फॉरेस्ट ऑफिसर डर के मारे छुप जाता है कि कहीं दिव्या दोबारा से उस रूप में ना आ जाए जिस रूप में उसने डीएसपी को कत्ल करते हुए देखा था। दिव्या काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद वापस अपने घर चली जाती है, लेकिन गलती से अपने पानी की बोतल वहीं पे भूल। फॉरेस्ट ऑफिसर उस बोतल पे से दिव्या के फिंगरप्रिंट्स को पिक करके फोरेंसिक टीम में भेज देता ताकि भाले पे मिलने वाले फिंगरप्रिंट्स के साथ उसे मैच किया जा सके, और रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा सिमिलर आते हैं। और पुलिस को फोरेंसिक टीम ये रिपोर्ट देती है कि भेजे हुए फिंगरप्रिंट्स भाले पे मिलने वाले फिंगरप्रिंट्स के साथ मैच कर गए हैं। फाइनली पुलिस इस नतीजे पे पहुंच जाती है कि दिव्या ही ने डीएसपी का मर्डर किया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दिव्या अपने एंड पे मिलने वाले स्केलेटन के बारे में गांव के लोगों से अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है और उसके बारे में जानने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उसको कुछ खास इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। फॉरेस्ट ऑफिसर दिव्या को पुलिस स्टेशन बुला के बताने की कोशिश करता है कि उसके फिंगरप्रिंट्स मर्डर वेपन पे मिलने वाले फिंगरप्रिंट से मैच कर गए। यहीं उसकी मुलाकात डीएसपी के भाई विकी से होते हैं और विकी पहली ही नज़र में उसके मोहब्बत करना शुरू कर देता है और उसका पीछा करते करते उसके घर पहुंच जाता है और किसी बहाने से उसको अपने साथ म्यूजियम ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। और हम देखते हैं कि म्यूजियम जाने के लिए दिव्या उसी ड्रेस में तैयार होती है जिस ड्रेस में उसने डीएसपी का मर्डर किया होता है। म्यूजियम में पहुंचने के बाद दिव्या दोबारा से अपने असल रूप में आती है और विकी को बहुत बुरे तरीके से मारना शुरू कर देती है। और यहाँ हम देखते हैं कि राजा बाबू भी उनका पीछा करते करते म्यूजियम पहुंच जाते हैं और सेल फोन के कैमरे की मदद से वो दिव्या की रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं, लेकिन वो ये देखते हैं कि दिव्या तो कैमरे में रिकॉर्ड ही नहीं हो रही। और दूसरी तरफ दिव्या अपने मोमेंटम कैरी करते हुए बहुत बुरे तरीके से विकी को मारना शुरू कर देती है और मारते मारते उसे उसी कबर्ड में ले के जाके फेंक देती है जिसके बारे में मूवी के स्टार्टिंग में हमने देखा था। और उसको उस कबर्ड में बंद करने के बाद उसको मार देती है और उस कबर्ड को जोर से ज़मीन पे फेंकती है, जिसके बाद दोबारा से वो खुशी के मारे तालियां बजाना शुरू कर देती है और राजा बाबू को भी डांस करने का कहती है और तालियां बजाने का कहती है। पुलिस दोबारा से क्राइम स्पॉट पे पहुंचती है और पहुंचने के बाद मैनेजर से उनको मालूम होता है कि इस कबर्ड को हिलाना और बंद करना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं।
लेकिन इस बार फिर से पुलिस दिव्या पे ही शक करती है और दिव्या को बुला के उसके फिंगरप्रिंट्स कलेक्ट किए जाते हैं ताकि कबर्ड में मिलने वाले फिंगरप्रिंट्स के साथ मैच किया जा सके। उसी वक्त विकी का बड़ा भाई भी आ जाता है और वो दिव्या को मारने की कोशिश करता है। पुलिस बहुत मुश्किल से उनको समझा के बिठाती है और बात कर रही होती है कि अचानक फोरेंसिक टीम का ऑफिसर आता है और वो बताता है कि मिलने वाला स्केलेटन सेम टू सेम दिव्या के साथ मैच करता है और इवन उसकी शक्ल और डीएनए भी दिव्या के साथ मैच कर रहा होता है। दिव्या घर पहुंच के सारी बात अपने भाई को बताती है और देखते हैं कि रात के टाइम दिव्या का ही भूत दोबारा घर में आता है और उसी के ही भाई को मारना शुरू कर देता है। और फर्स्ट टाइम मूवी में ऐसा होता है कि दिव्या का आमना सामना उसी भूत के साथ होता है जो हूबहू उसकी तरह होती है और वो दिव्या उससे पूछती है कि तुम आखिर मेरे भाई को मारना क्यों चाहते हो, जिस पे वो जवाब देती है कि तुम मेरे साथ चलो। और वो उसको लेके म्यूजियम में पहुंच जाती है जो कि एक बहुत बड़ी हवेली में था और वो हवेली बेसिकली इसी भूत की थी, जहाँ वो दिव्या को एक रूम में लेके जाके मिरर के सामने बैठती और बताती है कि उसका नाम मीनाक्षी था और वो यहाँ के राजा की इकलौती बहू थी और उसका हस्बैंड जो था वो आने वाले वक्तों का राजा था। और ये भी बताती है कि उसके ससुर अपने एक सेवक रामनाथ के घर अक्सर जाया करते थे और वहाँ उसको उनकी बहन से मोहब्बत हो गई थी, जिसके बाद वो उसको शादी करके अपने घर ले आए थे और ये मेरे ससुर की तीसरी वाइफ थी। शादी के बाद भी रामनाथ की बहन का स्टेटस घर में वैसे ही था जैसे पहले हुआ करता था और ये बात रामनाथ को बहुत ही ज़्यादा परेशान करती थी। एक दिन रामनाथ को राजा हुक्म देता है कि तुम कुश्ती के सालाना मुकाबलों में अपने तीनों भाइयों के साथ आओ ताकि राजा का बेटा उनसे मुकाबला कर सके। लिहाजा रामनाथ अपने तीनों भाइयों को लेके अखाड़े पहुंच जाता है। यहाँ हम देख सकते हैं कि रामनाथ के दो भाई वही हैं जो डीएसपी के भी रियल भाई हैं, लेकिन एक भाई जो है वो दिव्या का अपना ही भाई होता है जो पिछले जन्म में रामनाथ का भाई था। यही वजह थी कि मीनाक्षी उसको मारना चाह रही थी। मीनाक्षी भी उस वक्त अखाड़े में मौजूद थी, लिहाजा मुकाबला शुरू होता है और बारी बारी तीनों भाई राजा के बेटे पे हमला करना शुरू करते हैं, लेकिन राजा का बेटा बड़ी आसानी से तीनों भाइयों का मुकाबला करता है और उनको मार भगाता है। और मीनाक्षी अपने हस्बैंड को सपोर्ट करने के लिए जोर जोर से क्लैप कर रही होती है जो कि रामनाथ की बहन को पसंद नहीं आ रही होती क्योंकि उसके तीनों भाई हार चुके होते हैं। रात का वक्त होता है और तीनों भाई रो रहे होते हैं और वो कहते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा शर्म महसूस हो रही है कि हमने अपनी बहन को सर शर्म से झुका दिया। और ख़ास तौर पे उनको मीनाक्षी की ताली बजाने वाली बात बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो इस हार को अपने दिल पे ले लेते हैं। लिहाजा वो फैसला करते हैं कि वो इस चीज़ का बदला राजा और उसकी फैमिली से लेंगे। सो अगले ही दिन वो प्रॉपर प्लानिंग के साथ रास्ते में राजा और राजा की बीवी का कत्ल कर देते हैं और काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। और दूसरी तरफ मीनाक्षी और उसके हस्बैंड को पकड़ के हवेली ले आते हैं और वहाँ उनको कैद खाने में रख लेते हैं, जिसके बाद वो राजा के बेटे को बताते हैं कि हमने तुम्हारे बाप और माँ दोनों को मार दिया और अब हम इस राज के मालिक हैं। पर मीनाक्षी को बताते हैं कि उस दिन तुमने जिस खुशी के साथ तालियां बजाई थी उसका हिसाब तुम्हें देना होगा। और उसका हिसाब देने के लिए वो क्या करते हैं, गरम सलाखें करके राजा के बेटे की आंखों पे लगा देते हैं ताकि मीनाक्षी को देखकर बहुत ज़्यादा दर्द महसूस हो कि उसकी एक छोटी सी गलती की वजह से राजा के बेटे को इतनी बड़ी सज़ा भुगतनी पड़ी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रामनाथ की बहन एक अंग्रेज़ ऑफिसर को जेल में लेकर आती है जो कि उसी शक्ल का था जिस शक्ल का फॉरेनर मीनाक्षी ने मूवी के स्टार्ट में मार दिया था। और वो अंग्रेज़ ऑफिसर डिमांड करता है रामनाथ की बहन से कि वो मीनाक्षी के साथ रेप करना चाहता है, जिस पे रामनाथ की बहन खुशी खुशी मीनाक्षी को उसके हवाले कर देती है। कुछ दिनों बाद राजा का एक वफादार सेवक छुपके से जेल में घुसता है और उन दोनों से माफ़ी मांगता है कि वो उनकी मदद नहीं कर पाया और मौका पाने के बाद उनको अपने साथ जेल से बाहर ले आता है और कोशिश करता है कि वो उनको अपनी गाड़ी में छुपा के गांव से बाहर ले जाए। लेकिन रास्ते में ही रामनाथ और उसके भाई उसके सेवक को पकड़ लेते हैं। सबसे पहले उसके सेवक को मारते हैं और फिर राजा के बेटे को उसी कबर्ड के अंदर, जिस कबर्ड के अंदर मीनाक्षी ने विक्की को मारा होता है, बंद करके राजा के बेटे को मार देते हैं। और मारने के बाद उसको कबर्ड समेत एक पहाड़ की ऊंची चोटी से नीचे धकेल देते हैं और ये सब कुछ मीनाक्षी की आंखों के सामने ही हो रहा होता है। और आखिर में मीनाक्षी को दलदल के अंदर फेंक देते हैं और दलदल के अंदर डूबने से उसकी मौत हो जाती है। और मीनाक्षी कहती है कि अब उसको अपॉर्चुनिटी मिली और वो इन सबको नहीं छोड़ेगी, जिस पे दिव्या उसको समझाती है कि आप इस तरह किसी को भी नहीं मार सकती। जो जुर्म उन्होंने पिछले जन्म किया उसका बदला अब आप
आप उनसे नहीं ले सकती, और अगर आप ऐसा करोगी तो आपकी वजह से मेरी भी लाइफ काफ़ी ज़्यादा स्पॉइल हो जाएगी और सारा इल्ज़ाम मेरे पे ही आएगा। लेकिन अगर ये सब कुछ जानने के बाद भी वो अपना बदला लेना चाहती है तो दिव्या उसे कभी भी नहीं रोकेगी। ये सब बातें जानने के बाद मीनाक्षी फैसला करती है कि वो अपना बदला लिए बगैर ही वापस चली जाएगी, लेकिन जाते हुए दिव्या को ये भी समझाती है कि बहुत जल्द तुम्हारी जान को इन लोगों से खतरा होगा, और जब भी तुम खतरा महसूस करो तो तुम यहीं आ जाना, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी। मीनाक्षी के जाने के बाद दिव्या राजा को सारी बात समझाती है, और ना सिर्फ राजा को बल्कि डीएसपी के भाई बहन और अपने भाई को भी समझाती है कि उसने मीनाक्षी को समझा के वापस भेज दिया और अब आप लोगों को मीनाक्षी से कोई खतरा नहीं होगा। लेकिन डर के मारे डीएसपी की बहन को हर तरफ मीनाक्षी ही नजर आ रही होती है, और वो रात को सो भी नहीं पाती, क्योंकि जब भी वो सोने की कोशिश करती है उसको मीनाक्षी ही नजर आती है। और वो अपने भाई से मिल के फैसला करते हैं कि दिव्या के भाई को बुलाते हैं और इस मसले का कोई ना कोई हल निकालते हैं। दिव्या के भाई से मिलने के बाद वो दिव्या के भाई को समझाती है कि अगर हम अपनी ज़िंदगी को महफूज करना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि हम दिव्या को मार दें, क्योंकि मीनाक्षी का लिंक दिव्या के साथ है और वो दिव्या ही के अंदर आके हम सबको डराती है और हम सबको मारने की कोशिश करती है। दिव्या का भाई इनकी इस बात से एग्री करता है और रात के टाइम दिव्या के दूध में जहर मिला के उसको मारने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ सोच के रुक जाता है। लेकिन जैसे ही वो अपने कमरे में जाके सोता है उसको मीनाक्षी एक बार फिर से नजर आती है, जबकि उसका गला दुबा रही होती है और वो डर के मारे उठ जाता है और वो फैसला करता है कि अब वो दिव्या को मार ही देगा, और मारने की गर्ज से उसके कमरे में घुसता है और जैसे ही मारने की कोशिश करता है वो देखता है कि दिव्या पीछे छुपी है और बेड पे कोई है ही नहीं। दिव्या उन तीनों से दोबारा मिलती है और उनको समझाने की कोशिश करती है और एग्री हो जाती है कि अगर उसकी मौत से ही इनकी जान बच सकती है तो वो मरने के लिए तैयार है, और वो उसी जगह जाके अपने आप को सुसाइड करके ख़त्म कर देगी। साथ ही दिव्या के ज़हन में मीनाक्षी की कही हुई आखिरी बातें बार बार घूम रही होती है। दिव्या तीनों को लेकर उसी स्पॉट पे पहुंच जाती है जहाँ पे मीनाक्षी दलदल में गिर के मर गई, क्योंकि मीनाक्षी ने ही उसे ऐसा करने का कहा था कि जब भी खतरा महसूस करो इसी जगह वापस आ जाना, मैं तुम्हारी मदद करूँ। दिव्या इन तीनों को छोड़ के दलदल की तरफ बढ़ती है और अचानक से दिव्या मीनाक्षी की तरह परफॉर्म करना शुरू कर देती है जैसे उसके अंदर मीनाक्षी की आत्मा आ गई हो। तो साथ ही याद आता है कि राजा ने उसको एक ऐसे दरख्त का बताया था जिसको हल्का सा हाथ मारने से टूट के गिर जाता है, लिहाजा दिव्या भी ऐसे ही करती है और दरख्त टूट के गिर जाता है, जिसको देखने के बाद तीनों समझ जाते हैं कि दिव्या के अंदर मीनाक्षी की आत्मा आ गया। लेकिन असल में ऐसा नहीं होता, बल्कि दिव्या सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग कर रही होती है। देखने के बाद डीएसपी का भाई बड़े गुस्से में दिव्या को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उसका पैर स्लिप होता है और वो आगे जाकर झाड़ियों में गिर जाता है और झाड़ियों में गिरने से उसकी मौत हो जाती है। ये सब देखने के बाद दिव्या का अपना भाई भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसका भी पैर स्लिप होने की वजह से पास दरख्तों की झाड़ियों में लटक कर फंदा लग जाता है उसको, और उसकी भी लटक के मौत हो जाती है। ये देखने के बाद डीएसपी की बहन भी जंगल की तरफ भागती है और भागते भागते उसी दलदल में जाकर गिर जाती है जिस दलदल में मीनाक्षी की मौत होती है। और यहाँ दिव्या उसे बताती है कि मेरे अंदर मीनाक्षी की कोई आत्मा नहीं आई थी, मैं जस्ट एक्टिंग कर रही थी, क्योंकि तुम लोगों को मेरे पे भरोसा ही नहीं था और मैंने तुम्हें बताने की बहुत कोशिश की कि मीनाक्षी जा चुकी है, लेकिन तुमने हमेशा ही मुझे मारने की कोशिश की और मारने को चाहा। लिहाजा जिस तरह तुम मुझे मारने की कोशिश कर रहे थे और जिस तरह तुमने मेरे लिए गड्ढा खोदा था उसमें ही तुम खुद गिर गए हो, और यही तुम्हारी किस्मत में था। तीनों के मरने के बाद दिव्या फॉरेस्ट ऑफिसर के ऑफिस पहुंचती है ताकि राजा को सब कुछ बता सके, लेकिन वहां पे नए ऑफिसर ज्वाइनिंग दे चुके होते हैं जो हूबहू दिव्या के पिछले जन्म के हस्बैंड की तरह होते हैं। इसके साथ ही यहाँ मूवी का एंड हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी और मूवी भी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन और मूवी पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और मैं इस तरह की वीडियोज़ आपके लिए लेकर आता रहूँगा। खुदाफिज़, बाय।